एक लंबे समय पहले एक गांव में जगन और सरस्वती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका ऋत्विक नामक एक होशियार बच्चा भी था। उनके खुद का एक होटल भी था। वहाँ हर रोज स्वादिष्ट और अच्छा सुगंध आने वाला बज्जी बना के बेचते थे। ऋत्विक भी पढ़ते हुए उसके माँ बाप का मदद करता था। हमेशा की तरह जगन बज्जी बना के बेचने लगता है। आलू बज्जी, मिर्ची बज्जी, ऑनियन बज्जी, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उस रास्ते में जाते हुए लोग सारे उस सुगंध की वजह से बज्जियां खरीद के जाते थे। ऋत्विक होटल में अपने माँ बाप की सहायता करने के बाद अपनी माँ को बता के कुछ बज्जियां अपने दोस्तों को खिलाने अपने साथ लेके खेलने चला जाता था। ऐसे उस दिन ऋत्विक हर रोज की तरह उसका काम खत्म करके होटल में से कुछ बज्जियां लेके अपनी माँ को बोल के निकल पड़ा। बज्जियां लेके जाने पर भी माँ इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के बज्जियों को लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। मैंने ये बज्जियां आप सबके लिए लाया है, लेके खाओ। ऋत्विक, हमें ये बज्जियां नहीं चाहिए। क्यों? बज्जियां क्यों नहीं चाहिए? तुम हर रोज बज्जियां के सिवा कुछ नहीं लाते हो। रोज रोज ये खा के अब हम पक गए। हाँ यार, अब से तुम बज्जियां लाना बंद करो और हमारे साथ खेलने भी मत आओ। ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें हम सब के लिए आइसक्रीम खरीद के लाना होगा। मंजूर है? तुम लोगों को आइसक्रीम खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पापा भी मुझे उतने पैसे नहीं देंगे। कुछ और पूछो, मैं करूंगा। तुम इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने पापा से पैसे पूछना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे बिना पूछे पैसे लेने का मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम पक्का करोगे तो ही बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या है वो उपाय? तुम्हारे होटल में खाने बहुत लोग आते हैं। उस समय में तुम्हारे माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, तो तब तुम जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके आ जाओ। किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि पैसे गायब भी हुए। हाँ, ये भी सच है। कल मैं पक्का तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसे अपने दोस्तों को कह के खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन जब उसके माँ बाप काम में लगे हुए थे, ऋत्विक किसी को दिखे बिना चुपके से पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम सबको मैं आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो जाके खाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्तों को लेके आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाता है और सबको आइसक्रीम खिलाता है। कल क्या चाहिए बोलो, मैं खरीदूंगा। कल तुम जो कहो वही चाहिए हमें। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को मेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर चला जाता है। रात में सोए बिना अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है। कल मुझे अपने दोस्तों को कुछ अनपेक्षित खिलाना होगा। मतलब मुझे कल और पैसे लेके जाना होगा। ऐसे ऋत्विक अपने दोस्तों के कहा मान के हर रोज अपने माँ बाप को बताए बिना उनकी मनपसंद चीजें खरीद के देता था। आखिर में ये उसका एक बुरी आदत बन चुका था। हर रोज की तरह जब एक दिन ऋत्विक उसके माँ बाप के काम करते वक्त पैसे लेने गया था, तो उसकी माँ उसे देखती है। ऋत्विक, यहाँ आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं माँ। सच कहो, मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा। ऐसे बिना पूछे पैसे लेना गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम अब पैसे भी चोरी करना सीख गए। माँ, मुझे माफ करो। मैंने अपने दोस्तों के लिए ये सब किया है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आइंदा ऐसे करोगे तो चुप नहीं रहूंगी। जी माँ। लेकिन उसकी माँ ये सोच में पड़ के दुखी होती है कि उसके बेटे को ये बुरी आदत आया कैसे। उसकी माँ को जब ऋत्विक ने ऐसे देखा तो वो तुरंत बदल गया। अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। हर रोज अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करते हुए रहता था।
ऐसे कुछ दिनों बाद अचानक पैसों की पेटी में पैसे नहीं दिख रहे थे। उसे उसकी माँ को ऋत्विक पे ही शक आता है और जो कुछ भी उससे पहले हुआ उसके पति को बताती है। तब जगन और सरस्वती दोनों ऋत्विक के पास जाके पूछते हैं, ऋत्विक, पैसों की पेटी में पैसे नहीं हैं, तुमने ही लिया है ना? माँ, जब से तुमने बोला तब से मैंने चोरी करना बंद ही कर दिया, मेरे दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया। मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, अगर तुमने उस पेटी से पैसे लिए हैं तो कह दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने नहीं लिया तो पेटी से पैसे कैसे गायब हुए? किसने निकाला होगा? सच कहो ऋत्विक। माँ, मुझे सच में नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। इससे पहले मेरा पैसे लेना सच ही है, मगर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब तो मैंने नहीं लिया। जब से पैसे खो गए तब से जगन और सरस्वती बहुत ध्यान से सब पे नजर रख के काम करने लगे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले एक होटल से बहुत आसानी से पैसे चोरी कर लिया था मैंने। वापस वही जाके पैसे लेके आऊंगा। ये फैसला करके वापस उस होटल को जाता है। बच्चियां खाके पैसे देने का नाटक कर रहा था और कोई ना देखने के समय में पैसे चोरी करने वाला था जब जगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इतने उम्र के आदमी होके भी मेहनत किए बिना पैसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुमने यहाँ चोरी किया था ना? वो चोर पिटने के डर से सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कभी नहीं होगा, मेहनत से ही काम करूंगा। चोर को उसकी गलती का एहसास होने पर जगन उसे माफ कर देता है। ऋत्विक पे उसकी गलती के बिना शक करने के लिए उसके माँ बाप दुखी होते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो माँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना शक किया और आज तुम्हारे पापा ने असली चोर को पकड़ा है। मुझे तुम पे शक नहीं करना था बेटा। मुझ पर शक करने की वजह तो भी मैं ही हूँ ना माँ। अगर मैं वो नहीं करता तो आपको मुझ पे शक नहीं होता। आपने मुझे मेरी गलती समझाया, इसलिए मैंने वो करना छोड़ दिया, वरना मैं शायद बड़े होके भी यही करता। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा माँ। तब से जगन होटल में सावधान रह के काम करने लगा। अलग प्रकार के बच्चियां बनाना शुरू करके उन्हें बेच के खुशी से जीने लगा। उनका व्यापार भी अच्छा चलने पर सभी खुश थे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती चाहे एक ही बार किया हो, लोगों से भूला नहीं जाता। इसीलिए गलती पहली ही बार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे, उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का, समोसे का, अचार का, पापड़ का ऐसे बहुत व्यापार है। तो तुम्हें कुछ अलग व्यापार करना होगा। गांव में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे। तो फिर हम सादा पकौड़ी में साथ साथ चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे। परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं
और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, पांचवें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी। 15 साल बाद वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3000 रुपयों की जरूरत है, थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूं ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या 3000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकौड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकौड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकौड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकौड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकौड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकौड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले पड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौक से दूर नहीं रख पाया।
अब रितेश के साथ प्यार से 2 बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं। इस कहानी का नैतिक है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। परिवार का प्यार और देखभाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। विष्णु एक बहुत अच्छा इंसान था और नेक दिल भी था। उसका गांव में काम भेलपुरी बेचने का था। उसके द्वारा बनाई गई भेलपुरी गांव में सभी लोगों को खूब स्वादिष्ट लगती थी और सब लोग उसे खरीदना पसंद करते थे। वह गांव में अपना जीवन भेलपुरी बेचकर बिताता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए व्यापार बढ़ने लगा और विष्णु के द्वारा पूरा काम संभालना नामुमकिन हो गया था। उसने सोचा कि अब उसे मदद की जरूरत है और वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जो उसके व्यापार में उसकी मदद कर सके, जो वफादार और भरोसेमंद हो। जैसे कि वह सोच रहा था, उसे उसके दोस्त माधव के बारे में पता चला। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मेरा दोस्त माधव मेरी मदद कर सकता है और जितना मुझे पता है उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और उसका परिवार थोड़ा गरीब स्थिति में भी है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। हे माधव, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे विष्णु, मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ विष्णु, बोलो, क्या बात है? देखो माधव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है मेरा भेलपुरी का काम है और अब जब मेरा काम बढ़ रहा है मुझे किसी की सहायता चाहिए, क्योंकि मैं अकेला ये काम नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी काम में हाथ भी बटा दो। अरे हाँ विष्णु, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कितने समय से नौकरी भी नहीं है और मैं नौकरी ढूंढ भी रहा हूँ। ये तो मेरे परिवार के लिए मदद भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल से तुम्हारे साथ काम में लग जाऊंगा। ठीक है माधव, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो फिर हम कल मिलते हैं। अगली सुबह माधव दुकान पर गया और विष्णु के साथ काम पर लग गया। माधव ने भेलपुरी चखी और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगी। विष्णु को अब थोड़ी राहत मिली कि उसका दोस्त माधव उसके काम में सहायता कर रहा है। दोनों साथ में मिलकर भेलपुरी तैयार करते और उसे बेचने जाते।
भेलपुरी, भेलपुरी, सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी। आइए, इस गांव की सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी को चखिए। एक प्लेट सिर्फ 5 रुपए की है। आइए, सभी आइए। माधव को सुनकर सभी लोग जो आसपास थे उसके पास आए। सब लोगों ने भेलपुरी को चखा। अरे वाह विष्णु, ये तो बहुत अच्छी भेलपुरी है। ये तो हमारे गांव की सबसे बेहतर भेलपुरी है। अंकल, आपकी भेलपुरी तो बहुत अच्छी है। मैं इसे दिन भर खाता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं आगे भी खाता रहूंगा। धन्यवाद। विष्णु, जो भेलपुरी तुम तैयार करते हो वह बहुत अच्छी है। पूरा गांव तुम्हारी भेलपुरी की प्रशंसा करता है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी तो यहाँ पे हूँ, फिर भी सभी लोग विष्णु की ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने भी पूरे दिन संघर्ष किया है, लेकिन मेरी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। मैं भी बराबर का संघर्ष कर रहा हूँ, भेलपुरी बना रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे बराबरी का हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे निर्णय लेना होगा। विष्णु तो बहुत खुश है, उसका परिवार भी बहुत खुश है। अब मेरा परिवार तो केवल मेरी कमाई पर ही निर्भर है ना। मुझे कुछ करना चाहिए। अब मैं इस गुल्लक की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मैं इसमें से अपना हिस्सा लूंगा। विष्णु से चोरी छुपे माधव उस गुल्लक से पैसे निकाल रहा था। वह हर दिन गुल्लक से पैसे निकालता और फिर गुल्लक विष्णु को सौंप देता और घर चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और विष्णु को ऐसा एहसास हुआ कि उसे व्यापार में कम लाभ हो रहा है। एक दिन उसने गुल्लक को देखा और सोचा कि गुल्लक में तो पैसे भी कम हैं। माधव, सुनो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस काम में कम लाभ हो रहा है और इन दिनों पैसे भी कम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। हम भेलपुरी तो उतनी ही बेच रहे हैं। हाँ दोस्त, मेरी बात सुनो। हमें कम लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भेलपुरी को कम पैसे में बेच रहे हैं। फिर विष्णु सोच में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं अकेला व्यापार संभाल रहा था तो लाभ भी ज्यादा हो रहा था और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग तो भेलपुरी बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर कमाई उतनी नहीं हो रही। तो क्या माधव पैसे चुरा सकता है? नहीं, लेकिन वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। विष्णु की बीवी शांति को एहसास हुआ कि विष्णु थोड़ा परेशान है। जी, मैं देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं और आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? विष्णु ने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हो रहा है। जी, आप ज्यादा परेशान ना होइए। ये केवल एक छोटी सी समस्या है। देखिए, सच्चाई बहुत लंबे समय तक छुपती नहीं है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। आप जाइए, आराम से सो जाइए। माधव और विष्णु अपने व्यवसाय में लग गए। उस दिन सारा काम आसानी से हो गया और माधव अपने घर के लिए रवाना होने से पहले उस गुल्लक में से पैसे चुराने जा रहा था। जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गुल्लक जमीन पर गिर गई और कुछ आवाज हुई। विष्णु तुरंत उस आवाज को सुनकर वापस आया। अरे, ये क्या माधव, तुम
तुम अभी तक यहीं हो? तुम डरे क्यों हो यार? तुम्हें पसीना भी खूब आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या तुमने कोई अपराध किया है? जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम डर जाते हैं। मुझे बचपन से ही पता है कि मेरा दोस्त कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यह देखकर कि उसके दोस्त को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था, माधव को बहुत चोट पहुंची। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। क्या हुआ माधव? तुम अभी भी इतने परेशान क्यों हो? विष्णु मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे चोरी छुपे इस गुल्लक से पैसे चुरा रहा था। मेरा परिवार अभी भी बहुत गरीब है। मुझे ऐसा लगा कि जो हिस्सा तुम मुझे देते हो वो कम है, इसीलिए मैं पैसे चुरा रहा था और यही कारण है कि तुम्हें व्यवसाय में लाभ कम हो रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर इतना भरोसा करते हो। माधव की ये बात सुनकर विष्णु ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। माधव मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने चाहिए थे। चलो, फिर भी अब से तुम ईमानदार बनो। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है विष्णु, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझ पे जो भरोसा दिखाया है मैं उसे बना कर रखूंगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई? मैं गुस्से में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे काम को कम मान्यता मिल रही है और मैं पैसे चुराने लग गया। अगर विष्णु ने मुझे ये नौकरी नहीं दी होती, मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा होता। मेरा परिवार कितना गरीब है। इस नौकरी के बिना मैं क्या करूँगा? मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब से मैं वफादारी के साथ अपने दोस्त विष्णु के लिए काम करूँगा। विष्णु माधव से बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। विष्णु अपने दोस्त के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था, तो उसने तय किया कि उसे बराबरी का हिस्सा देगा, क्योंकि वह भी पूरी मेहनत कर रहा है बेलपुरी बनाने में और उसे बेचने में। वे दोनों खुशी खुशी व्यवसाय में वापस लग गए और खूब ईमानदारी से काम करने लगे। इसी तरह उनका व्यवसाय बढ़ता रहा और दोनों खुश थे। एक गांव में मनोहर और सरला नामक पति पत्नी रहते थे। मनोहर बहुत ही अच्छा और आदरणीय आदमी था। वो मुकेश नामक एक व्यक्ति से दूध लेके अपने घर जाता था। उस दूध को उसकी पत्नी सरला उबा के ठंडा करके एक मटके में डाल के दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों एक छोटी दही का दुकान चलाते थे। जो पैसे दही को बेचने से मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उनका दही का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत लोग उनसे दही खरीदने लगे। उसके पास दही बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण बाकी लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते थे। अगर मैं मुकेश से ज्यादा दूध लूंगा तो किसी को हमारे दुकान से खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। मुकेश, मुझे ज्यादा दूध की जरूरत है। तुम्हें आज से ज्यादा दूध देना होगा। जरूर मनोहर, उसमें क्या है? ऐसे मनोहर को जितना जरूरत था उतना दूध लेके वो घर वापस चला जाता था। मनोहर का व्यापार अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूध लेके गया। मेरे दूध का व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुआ। मुझसे सबसे ज्यादा दूध तो मनोहर ही लेता है, इसीलिए अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई शक नहीं होगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही अगले दिन वो मनोहर को देने वाला दूध में पानी मिला के देता है और सरला हर रोज की तरह उस दूध को दही बनाती है।
अगले दिन जब मनोहर ने उस दही को देखा तो वो दही टूटा हुआ बना था और अगले दिन भी वही हुआ था। सरला, आज भी दही वैसे का ही बना है। इस बात के बारे में हमें कुछ करना होगा, वरना व्यापार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हाँ जी, पर अगर दूसरा दूध वाला भी ऐसे ही नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा। अगर हम ही गाय को लेके एक भरोसेमंद आदमी को उनका देखभाल करने के लिए रख देते तो हमें दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। सही सोच है सरला, बिल्कुल करेंगे। मैं कह देता हूँ उसे कि हमें अब दूध नहीं चाहिए। और उनके योजना के अनुसार वो दोनों गाय को लेकर एक भरोसेमंद आदमी को उनकी देखभाल के लिए रखते हैं। और मनोहर ये बात मुकेश को कहने के लिए निकल पड़ता है। मुकेश, मुकेश! अरे मनोहर, इस वक्त पे क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस इतना कहने के लिए कि आज से आपको हमें दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं चाहिए दूध तुमको अब से? क्योंकि अब हमारे पास गाय है और उनके लिए एक रखवाला भी है। ऐसे कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाली दूध से दही बनाने के कारण बहुत लोग मनोहर के दुकान से खरीदते थे और इसकी वजह से उनका व्यापार भी अच्छा चलता है और वो दोनों सुख संपत्ति से जीते हैं। हर रोज की तरह जब मुकेश दूध देने बाहर निकलता है तो वो मनोहर के दुकान में दही के लिए लगी भीड़ देखता है। इस गांव में मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास दूध बंद करके उसको अब खुद गाय को खरीदने का साक्षाम है। उसका दुकान को ही बंद करवा दूंगा। ऐसे सोचकर वो अपने घर की फंक्शन में भजन के लिए बहुत लोगों को बुलाता है और दही के लिए मनोहर के दुकान को जाता है। मनोहर, मुझे एक मटका भर दही चाहिए। उतना दही क्यों मुकेश? मेरे घर में आज भजन है तो सबके लिए भोजन भी है। ऐसे कहकर वो दही लेके जाता है। घर जाते ही मनोहर के दिए हुए मटके का दही को दूसरी बर्तन में खाली करके मुकेश के दूध मिश्रण से बनाए हुए दही को उस मटके में डालता है। उसी दही को भोजन में सबको परोसता है। वो खाने की कुछ ही समय में सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है और उसी समय पे गांव के जमींदार भी वहां आते हैं। सबको दर्द से तड़पते देख पूछते हैं, क्यों तुम सब ऐसे तड़प रहे हो? क्या हुआ? जब से यहाँ का दही खाया है तब से ऐसे ही तड़प रहे हैं। मुकेश, दही में क्या मिलाया तुमने? वो खा के ऐसे क्यों तड़प रहे हैं सब? प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता। ये दही मैं मनोहर से खरीद लाया। सैनिकों, तुरंत मनोहर को मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सैनिक मनोहर को उनके पास लेके आते हैं। मनोहर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके पीछे जमींदार के पास आ पहुंचती है। क्या तुमने मुकेश को ये दही बेचा? जी प्रभु, तुम्हारे बेचे हुए दही के वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया? मैंने आज बहुत लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैंने दही में कुछ नहीं मिलाया प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। जमींदार मनोहर को बंदी घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक उसे ले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया। क्या इसमें मुकेश का हाथ है? ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने से मुकेश अपने घर जा रहा होता है। अगर मैं मुकेश के पीछे चलूं तो शायद कुछ पता चलेगा और इस समस्या का हल मिलेगा। और वो मुकेश का पीछा करती है। मुकेश घर जाके अपनी पत्नी को मनोहर के साथ किया हुआ बताता है। सरला सच सुनकर वहां से जा रही होती है कि बगल में छुपा दही का मटका उसे दिखता है। अरे, ये तो हमारे दुकान का दही है। इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाल दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बताना होगा। और ऐसे ही वो दही का मटका अपने साथ लेकर जमींदार को दिखाकर सब सच समझाती है। जमींदार अपने सैनिकों को मनोहर को मुक्त करके मुकेश को बंदी करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक जमींदार का कहा मानकर मुकेश को बंदी कर देते हैं।
मनोहर का व्यापार मुझसे भी अच्छा चलने की ईर्ष्या से मैंने उसके दुकान को बंद करवाने का योजना बनाया और उसके बजाय खुद मेरा दूध का व्यापार खो के यहाँ बंदी हो गया। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी की होशियारी और बुद्धि से मनोहर को बचाने के लिए वो बहुत खुश होता है और दोनों हमेशा की तरह अपना दही का व्यापार खुशी से करते हैं।